परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में निश्चित ऊर्जा के साथ घूमता है और यह उसकी मूल अवस्था होती है। और मूल अवस्था में किसी भी प्रकार का ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, लेकिन यदि इसे ऊर्जा बाहर से दे दिया जाए तो यह मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में जा सकता है, जहां यह 10⁻⁸ सेकंड से ज्यादा देर तक नहीं रह पाता तथा उसे वापस आना पड़ता है। और जब वापस आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करना पड़ता है। और जब वापस मूल अवस्था में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर करता है। ठीक है। नेक्स्ट बात उन्होंने क्या कहा? नेक्स्ट बात उन्होंने क्या कहा? नेक्स्ट बात उन्होंने कहा, फिफ्थ बात, कि देखिए यह एक नाभिक है, परमाणु के अंदर यह नाभिक है। नाभिक के चारों ओर इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश होता है और यह नाभिक धनात्मक आवेश होता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन है और प्रोटॉन धनात्मक आवेश होता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है ऋणात्मक आवेश है। हमें यह पता है कि विद्युत आकर्षण बल धन आवेश और ऋण आवेश के बीच लगता है, इसलिए यह ऋण आवेश है और यह धन आवेश है। यही कारण है कि यह इलेक्ट्रॉन धन आवेश के बीच आकर के चिपक जाना चाहिए था, क्योंकि दोनों के बीच विद्युत आकर्षण बल लग रहा है। तो विद्युत आकर्षण बल के कारण यहाँ पर रहने वाला इलेक्ट्रॉन नाचता क्यों है और इलेक्ट्रॉन नाचता क्यों है? दूसरी बात, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर के धन आवेश के पास समा क्यों नहीं जाता, यानी दोनों चिपक क्यों नहीं जाते? इसके लिए बोर्ड ने ये कहा कि ऐसा नहीं, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ ये प्लस और इस माइनस के बीच कौन सा बल लग रहा है? तो इन दोनों के बीच लग रहा है विद्युत आकर्षण बल। अब विद्युत आकर्षण बल के कारण ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए था और दोनों चिपक जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन भी वेग से, यहाँ इलेक्ट्रॉन भी वेग से घूम रहा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन m मास का इलेक्ट्रॉन भी वेग से r त्रिज्या पर घूम रहा है। जब यहाँ घूम रहा है तो घूमते हुए इस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। यह अभिकेंद्र बल कौन देगा? तो यह अभिकेंद्र बल इन दोनों के बीच लगने वाला विद्युत आकर्षण बल देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में वृत्तीय गति करता है तो उसे घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल की पूर्ति नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला अभिकेंद्र बल जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में वृत्तीय गति करता है, तब उसे घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र की बल की पूर्ति नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर विद्युत इन दोनों के बीच लगने वाला विद्युत आकर्षण बल कितना होगा? K Q1 Q2 by R²। तो यहाँ देखिए
अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल कितना होता है, एम भी स्क्वायर बाय आर, आर अभिकेंद्र बल होता है। और इन दोनों के बीच लगने वाला विद्युत आकर्षण बल कितना होता है, विद्युत आकर्षण बल K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है, K Q1 बाय Q2 बाय आर स्क्वायर, जहाँ K क्या है, नियतांक है, और Q1 क्या है, नाभिक का आवेश, और नाभिक में कितने प्रोटॉन है, Z प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन पर E आवेश तो Z पर Z ही, और इलेक्ट्रॉन कितना है, एक तो ZE, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है तो R स्क्वायर, हम लिखेंगे KZE स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये विद्युत आकर्षण बल है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक के चारों ओर घूमता है, इसका मतलब अभिकेंद्र बल किसके बराबर होगा, विद्युत आकर्षण बल के बराबर होगा। तो हम कहेंगे अभिकेंद्र बल बराबर विद्युत आकर्षण बल, जहाँ ये कितना है, mv स्क्वायर बाय, तो ये कितना है, KZE स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों बराबर होता है। ठीक, तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के अनुसार रदरफोर्ड ने जो भी पोस्टुलेट्स दिए, उन 5 कॉन्सेप्ट में से फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, उन्होंने ये बताया कि परमाणु क्या होता है, परमाणु 10⁻⁻10 मीटर की त्रिज्या वाला एक गोला है, इसके अंदर नाभिक 10⁻⁻15 मीटर का एक गोला है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विक्रिया पथ पर घूमता है, और विक्रिया पथ पर घूमते हुए आवश्यक अभिकेंद्र बल की पूर्ति इन दोनों के बीच लगने वाले विद्युत आकर्षण बल के कारण मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमता है, और निश्चित कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रकार के ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर जो लगता है वह होता है क्वांटम फिजिक्स यूज होता है, और क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमता है, और घूमने के लिए उसे किसी भी ऊर्जा की उत्सर्जन नहीं करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूमेगा जिसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इन्हीं बातों को कहा गया। ठीक है, अब देखते हैं कि कुछ डेरिवेशंस, बोर्स मॉडल के अनुसार कुछ डेरिवेशंस भी प्राप्त किया गया है, और उस डेरिवेशन में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमेगा उस कक्षा की नाभिक से दूरी कितनी है, यानी कि त्रिज्या कितनी है। इसके साथ ही हम ये भी पता कर पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जब घूमता है तो उसकी वेग कितना होता है, यानी उसका वेलोसिटी कितना होता है। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर घूमता है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है, उसकी टोटल ऊर्जा कितनी होती है, हम ये देखेंगे। तो आइए डेरिवेशन वाला पार्ट भी हम लोग देख लेते हैं। कैलकुलेशन वाला पार्ट भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या कर रहे हैं कैलकुलेशन, कक्षा की त्रिज्या, किसी कक्षा की त्रिज्या फाइंड आउट करने के लिए हम डेरिवेशन देख रहे हैं। ठीक है, देखिए ये एक परमाणु है, परमाणु के अंदर यह एक नाभिक है, यहाँ धनात्मक आवेश और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता है, और वह अभिकेंद्र बल कौन देगा, तो वह अभिकेंद्र बल इन दोनों के बीच लगने वाला विद्युत आकर्षण बल देगा। मुझे यहाँ बताइए एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इतना होता है। तो यहाँ देखिए मान लीजिए n कक्षा में इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कौन देगा, तो विद्युत आकर्षण बल देगा। विद्युत आकर्षण बल इसके और इसके बीच में लग रहा है। इन दोनों की दूरी कितना है, r है,
इन दोनों की दूरी r है। मान लीजिए ये जो कक्षा है उस कक्षा की संख्या n, उस कक्षा की संख्या कितना n है। अभिकेंद्र बल कितना होता है mv²/r होता है। विद्युत आकर्षण बल क्या होता है k, q1 मतलब पहला आवेश, q2 दूसरा आवेश और दोनों के बीच का डिस्टेंस r, mv², जहाँ v m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है दोनों के बीच की दूरी r। अब देखिए एक r कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो mv²r/k q1 मतलब नाभिक, ये क्या है नाभिक और ये क्या है इलेक्ट्रॉन। अब ये नाभिक पर कितना आवेश होगा, तो नाभिक में z प्रोटॉन है तो Ze आवेश हो गया। q2 एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश e के बराबर और दोनों के बीच का डिस्टेंस ये r इस हिसाब से कटेगा। ठीक है ओके, और कुछ कटेगा नहीं, तो हम कहेंगे mv² k Ze²/r। यहाँ से हम v² क्या निकाल सकते हैं, v² k Ze²/r इंटू m, यहाँ से ये निकाल सकते हैं। इसे मान लीजिए इक्वेशन 1, इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरी तरफ हम क्या देखेंगे, दूसरी तरफ इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए कितना संवेग चाहिए, तो रदरफोर्ड बोर्ड्स के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूमेगा जिस कक्षा में उसका कोणीय संवेग कितना होना चाहिए, तो h/2π के होना चाहिए। और यहाँ n क्या है यहाँ क्या है कक्षा संख्या, और यहाँ पर क्या है कोणीय संवेग, जिसे मैं l से इंडिकेट कर रहा हूँ h/2π। तो कोणीय संवेग कितना होना चाहिए, तो n × h/2π के पूर्ण यूनिट के रूप में होना चाहिए। अब कोणीय संवेग कितना होता है, तो mvr होता है। कोणीय संवेग क्या होता है mvr, n पूरा n को मैं ऐसे लिख रहा हूँ h/2π। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ वर्ग कर दो, वर्ग करिए तो m² v² r² n² h² 4π²। ठीक 4π। यहाँ से v² क्या लिख सकते हैं n² h² 4π², और लिख सकते हैं m² r²। इसे मैं इक्वेशन 2 बोलता हूँ, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखिए, यहाँ लेफ्ट हैंड में क्या है v², यहाँ भी लेफ्ट हैंड में v² है। इसका अगर लेफ्ट हैंड दोनों इक्वेशन का बराबर है तो राइट हैंड साइड में भी क्या होगा, दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं kZe²/r × m, kZe²/r/m इक्वल टू n² h² 4π² m² r²। एक m एक r कैंसिल हो गया, और भी कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं, कुछ भी कैंसिल नहीं होने वाला। तो इन दोनों से को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मैं क्या r का वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो r का वैल्यू कितना आएगा, r का वैल्यू आएगा n² h² 4π² m इंटू kZe², ये हमारा r का वैल्यू। अगर मैं इस पाई का भी वैल्यू पुट कर दूं तो r इक्वल टू हो जाएगा n² h² 4π² m, k का वैल्यू कितना 1/4πε0 इंटू Ze²। अब देखिए पाई 4 कैंसिल हो गया यहीं पर, तो क्या रह गया r इक्वल टू n² h² ε0 बाय पाई m Ze², पाई m Ze²। ये हमारा रेडियस है, ये हमारा क्या मिला रेडियस।
यानी कि किसी भी कक्षा, मान लीजिए ये कक्षा संख्या n इक्वल टू 1 है, तो क्या करेंगे यहाँ n की जगह पर 1 रखेंगे। अगर ये कक्षा संख्या 2 है तो n की जगह पर हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। इस तरह से हम इस दोनों के बीच R1 निकाल सकते हैं और इन दोनों के बीच R2 भी निकाल सकते हैं। अगर तीसरा कोई होगा तो R3 भी निकाल सकते हैं। इस तरह से हम किसी भी कक्षा के लिए त्रिज्या को बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो R का वैल्यू R क्या है, त्रिज्या, यानी कि कक्षा की त्रिज्या। जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस कक्षा की त्रिज्या R को इंडिकेट करता है, जो किस पर डिपेंड करता है, n स्क्वायर का। n स्क्वायर क्या है, कक्षा संख्या। h क्या है, प्लैंक नियतांक। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, हवा में विद्युतशीलता। पाई कांस्टेंट है। मास क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जेड क्या है, परमाणु संख्या। और ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, वो है। चलिए आगे हम देखते हैं, इसी को मैं और आगे बढ़ाता हूँ। अगर इसी को और आगे बढ़ाएंगे तो R इक्वल टू, देखिए क्या क्या है, जो जो कांस्टेंट है उसको लेना, h प्लैंक नियतांक और एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट, यानी कि h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई पाई m e स्क्वायर। अलग अलग परमाणु का जेड अलग अलग होगा, तीसरे में अलग अलग होगा। अलग अलग कक्षा के त्रिज्या अलग अलग होगा, इसलिए n को नहीं रखा, यानी n स्क्वायर बाय जेड, n स्क्वायर बाय जेड। चलिए अगर आप इसका वैल्यू अगर पुट करेंगे, जहां पर h क्या है, प्लैंक नियतांक, और इसका वैल्यू है लगभग 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट हवा की विद्युतशीलता, और ये होता कितना है, 8.85 गुना 10⁻−12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए आगे कौन सा है, मास। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 9.1 गुना 10⁻31 किलोग्राम। उसके बाद क्या है, एप्सिलॉन नॉट निकल गया। पाई का वैल्यू तो आपको पता है, 22/7 लिखिए या फिर 3.14 लिखिए, ठीक है। ई का वैल्यू तो आपको पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो का वैल्यू आपको पता है। जहाँ जेड क्या है, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। एन क्या है, कक्षा संख्या, एन क्या है, कक्षा संख्या, ठीक है। अब यदि इसका वैल्यू पुट करने के पूरे करेंगे, इसका इन सभी का वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद हमें मिलेगा R इक्वल टू 0.529 गुना 10⁻0.529 सीधा सीधी n स्क्वायर गुना 10⁻−10 n स्क्वायर बाय जेड मीटर, इतना मीटर मिलेगा। इसी को और आगे बढ़ाएंगे तो 0.529 गुना n स्क्वायर बाय जेड, n स्क्वायर बाय जेड, एंगस्ट्रम भी बोलेंगे इसको, या फिर 0.53 n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रम, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। यानी किसी भी कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी उसके लिए अपने पास एक इक्वेशन मिल गया, अपने पास एक इक्वेशन मिल गया, और उसके लिए ये हमारा इक्वेशन, ठीक है, उसके लिए हमारा यह इक्वेशन है।
चलिए तो एक बार ये देख लेते हैं, आर का वैल्यू आया इतना इतना इतना, ठीक है। अब यदि मैं ये कहूँ कि अगर हाइड्रोजन के लिए मुझे निकालना हो कि कक्षा संख्या 1 के लिए कितना होगा त्रिज्या, तो मान लीजिए फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए कक्षा संख्या 1 और जेड कितना हो जाएगा 1, अपने को पता है, तो पुट करेंगे वैल्यू आर इक्वल टू क्या आएगा 0.529 गुना n1 z1, तो आर इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा हाइड्रोजन के लिए, और हाइड्रोजन की त्रिज्या, हाइड्रोजन की पहली कक्षा की त्रिज्या कितना होगा तो इतना होगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं किस हिसाब से। अब यहाँ एक चीज और समझ लेते हैं। क्या समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए ये एक परमाणु है और ये अंदर नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर अलग अलग निश्चित कक्षाएं हैं। इस निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। अब ये इस इलेक्ट्रॉन का यह निश्चित कक्षा है, इस इलेक्ट्रॉन का ये निश्चित कक्षा, और इस इलेक्ट्रॉन का ये निश्चित कक्षा। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो अपनी जिस इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में रहता है वह उसका मूल अवस्था यानी कि ग्राउंड स्टेट होता है। क्या होता है उसका ग्राउंड स्टेट होता है, तथा ऊर्जा पाकर वह जिस कक्षा में जाता है उसे उत्तेजित कक्षा, उत्तेजित अवस्था, या फिर उसको एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट। यहाँ देखिए यह इसका मूल अवस्था है, मतलब ये ग्राउंड स्टेट है। अब ग्राउंड स्टेट से अगर इस स्टेट में आता है तो ये एक्साइटेड स्टेट है, लेकिन यह एक्साइटेड स्टेट है फर्स्ट एक्साइटेड यानी प्रथम उत्तेजित अवस्था, ये द्वितीय उत्तेजित अवस्था। इस तरह से n इक्वल टू 1 2 और ये 3, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि उत्तेजित प्रथम उत्तेजित अवस्था कौन है तो n इक्वल टू 2 प्रथम उत्तेजित अवस्था है, द्वितीय उत्तेजित अवस्था कौन है n इक्वल टू 3 द्वितीय उत्तेजित अवस्था है, मूल अवस्था कौन है तो n इक्वल टू 1 यानी पहली कक्षा मूल अवस्था है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम दूसरा डेरिवेशन करेंगे, जहाँ हम लोग इस इलेक्ट्रॉन का जिस वेग से घूम रहा है उस वेग के लिए हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं कुछ डेरिवेशन। अभी हमने कक्षा की त्रिज्या के लिए, अब उस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उस इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी, उसका वेग कितना होगा, उस वेग के लिए हम लोग एक इक्वेशन प्राप्त करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं वह इक्वेशन क्या है। इससे पहले हम लोग r के लिए कक्षा की त्रिज्या r के लिए एक इक्वेशन प्राप्त किया है, जिसमें हमने h² एप्सिलॉन नॉट बाय पाई m पाई e² h² बाय z। ये एक बार फिर से देख लेते हैं जरा क्या आया था। ठीक, कक्षा की त्रिज्या के लिए ये इक्वेशन मिला, ओके। अब फिर से कोणीय संवेग बराबर क्या होता है n इंटू एच बाई 2 का। बोर्ड के अनुसार कोई भी इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूमेगा जिसका कोणीय संवेग h बाई 2 पाई के पूर्ण गुणज के रूप में हो। तो कोणीय संवेग कितना होता है m भी r होता है, n इंटू एच बाई 2 पाई होता है, ठीक है। ओके,
क्या यहाँ से कुछ कैंसिल नाउ। अब मैं क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ आर, यानी आर का वैल्यू जरा पुट करते हैं एम बी। अब इस आर का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर जेड, ठीक है, इक्वल टू यहाँ देखिए एन एच बाई टू पाई, एच बाई टू। यहाँ क्या है, एन स्क्वायर एक एन कैंसिल, एच स्क्वायर में एक एच कैंसिल, पाई इधर भी है कैंसिल हो गया, इधर भी है कैंसिल हो गया। चलिए और कुछ कैंसिल होने वाला है क्या, और भी कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, v इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद v इक्वल टू लिख सकते हैं एम ई स्क्वायर जेड, एम ई स्क्वायर जेड। अच्छा एक एम इधर भी एक एम इधर भी, ये भी कर सकता है, और भी तो कुछ है नहीं। चलिए v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जेड ई स्क्वायर बाय एच एन एच इंटू एप्सिलॉन, एन एच इंटू एप्सिलॉन। ये किसके लिए है, वेग के लिए है, ये किसके लिए है, वेग के लिए है। एक बार देख लेते हैं, एक टू छूट गया यहाँ पर, रख देते हैं उसका भी, बी एन एच एन टी 1/2, v इक्वल टू 1/2 ई स्क्वायर बाय एच इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड बाय एन, क्या ये सभी टर्म कांस्टेंट है, अलग अलग परमाणु के लिए परमाणु संख्या अलग होगा, अलग अलग कक्षा के लिए कक्षा संख्या अलग होगा। इस चीज का जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जब इस सबका वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद अपने को एक वैल्यू आएगा जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसका वैल्यू आता है 2.18 गुना 10⁻6 ई स्क्वायर एच बाय एप्सिलॉन नॉट मीटर पर सेकेंड, ये अपना वैल्यू आता है। चलिए इससे आगे बढ़ते हुए सॉरी एक गलत लिखा गया, जेड बाय एन, जहाँ एन क्या कक्षा संख्या, जेड क्या है परमाणु संख्या। यहाँ से आगे बढ़ते हुए और हाइड्रोजन के लिए जेड इक्वल टू 1 एन इक्वल टू 1, तो वेलोसिटी कितना होगा 2.18 गुना 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हाइड्रोजन के पहली कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग कितना आएगा 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आने वाला है। चलिए इससे आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या देखेंगे, इससे आगे बढ़ते हुए हम लोग ये भी देखेंगे कि कितनी गतिज ऊर्जा होता है, कितनी स्थितिज ऊर्जा होता है, और फिर कितनी कुल ऊर्जा होता है, वो भी देख लेते हैं। चलिए इसकी बहुत आवश्यकता है। चलिए अब देखिए परमाणु की इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है हाफ
एम वी स्क्वायर, जहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये गतिज ऊर्जा कौन सा ले के से बताते हैं 1/2 m। क्या वी स्क्वायर की जगह पर इसका वैल्यू पुट किया जा सकता है? अभी हमने वी स्क्वायर के लिए वैल्यू निकाला था, क्या निकाला था? यही तो निकाला था शायद। कितना निकाला था? 1/2 e स्क्वायर बाय h एप्सिलॉन नॉट z बाय m। ये आया v के लिए। पुट कर दीजिए v का वैल्यू 1/2 e स्क्वायर h इंटू एप्सिलॉन नॉट z बाय m, ठीक है। कितना आएगा वैल्यू? m z e, अच्छा m z e स्क्वायर, ये 2 है, z मत समझिएगा, 2 है, और ये भी 2 है। 2 इंटू 4 1/4 h इंटू m एप्सिलॉन नॉट। काइनेटिक एनर्जी, चलो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी हुआ। क्या हम इसको यहाँ पर मैं कुछ मिस्टेक कर दिया। क्या मिस्टेक कर दिया मैंने? इसका स्क्वायर लेना था, वो स्क्वायर लेना मैं भूल गया। तो z स्क्वायर ई स्क्वायर 1/4 यहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 तो खाली 1/4, ये 4 2 स्क्वायर 4। उसके बाद h स्क्वायर m स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 4 दूनी 8 1/8 m z स्क्वायर ई स्क्वायर बाय h स्क्वायर n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वेशन है। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वेशन है। कितना है? उसमें कुछ मिस्टेक हो गया। e टू द पावर स्क्वायर है तो e टू द पावर 4 होना चाहिए। e टू द पावर 4। चलिए, तो अब क्या बच गया? पोटेंशियल एनर्जी। एक काम करते हैं, r के लिए यहाँ मिला और v के लिए 1/2 e स्क्वायर h एप्सिलॉन नॉट z बाय n। ये हमें v वेलोसिटी मिला, ठीक। काइनेटिक एनर्जी मुझे कितना मिला? 1/8 m z स्क्वायर e टू द पावर 4 बाय h स्क्वायर n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू मुझे मिला, ये वैल्यू मुझे मिला, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? गति ऊर्जा हो गया, वेग हो गया, रेखीय ऊर्जा हो गया। अब हम स्थिति ऊर्जा देख लेते हैं थोड़ा। स्थिति ऊर्जा क्या होता है? स्थिति ऊर्जा यहाँ नाभिक है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, धनावेश ऋण आवेश। जब धनावेश और ऋण आवेश है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। इन दोनों के बीच एक स्थिति ऊर्जा होता है, जिसे हम लोग विद्युत ऊर्जा के नाम से जानते हैं। यह इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, यानी कि विद्युतीय स्थिति ऊर्जा कहलाता है। विद्युतीय स्थिति ऊर्जा क्या होता है? यहाँ देखिए K Q1 Q2 बाय R, K Q1 Q2 बाय R। इन दोनों के बीच लगने वाला विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगा? ये होगा, जहाँ K क्या है? नियतांक है। Q1 क्या है? नाभिक। Q1 क्या है? नाभिक का आवेश। नाभिक कौन है? Z आवेश। Q2 कौन है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला। और R क्या है? R क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस R। यहाँ ध्यान ये देना है कि दोनों को साइन के साथ इंडिकेट करना। जो भी आवेश जिस साइन के साथ, ये धनात्मक आवेश है तो धनात्मक आवेश,
और ये ऋणात्मक आवेश है तो ऋणात्मक आवेश के साथ इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ के इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इसके पास आवेश कितना होगा जेड ई प्लस इंटू इलेक्ट्रॉन क्या है माइनस, तो माइनस ई बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है आर। स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, इसलिए पीई से इंडिकेट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के जेड ई स्क्वायर बाय आर। और ये माइनस 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 क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट ये कर रहा है कि जरा यहाँ देखिए, यहाँ पर एक धनात्मक, यहाँ पर एक चार्ज है और यहाँ पर इंफिनिटी पर कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर यह इलेक्ट्रॉन इसके नजदीक आएगा तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ये प्लस है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है माइनस है। अगर यहाँ माइनस है तो इन दोनों के बीच क्या है, कोई स्थिति ऊर्जा होगा और वह स्थिति ऊर्जा क्या होगा, इसको यहाँ तक लाने में मुझे कोई कार्य करना पड़ेगा। वह कार्य ही क्या होगा, स्थिति ऊर्जा के रूप में होगा। वह कार्य क्या होगा, स्थिति ऊर्जा के रूप में होगा और वह स्थिति ऊर्जा के रूप में दोनों के बीच रहेगा। तो ये क्या होगा, ये चीज आया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इतना है। क्या हम इसकी जगह पर कुछ पुट कर सकते हैं, क्या हम इसकी जगह पर कुछ पुट कर सकते हैं, यस पुट कर सकते हैं। आर का वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ आर पुट कीजिए। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। आर का वैल्यू कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, एन स्क्वायर बाय जेड। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर गुना जेड इंटू पाई एम ई स्क्वायर बाय एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू एन स्क्वायर, ठीक है, इंटू एन स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या मिल सकता है मुझे यहाँ पर क्या क्या मिल सकता है। के की जगह पर क्या मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ। जेड ई स्क्वायर इंटू जेड इंटू जेड मतलब जेड स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ई टू द पावर 4 जेड। उसके बाद पाई एम बाय एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर जेड। कुछ कटने वाला है, यस पाई पाई कट जाएगा, पाई पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/4 जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 एम बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। इतना। अब क्या मैं कर रहा हूँ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 से डिवाइड एंड गुना करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ 2 और नीचे दोनों 8 इंटू जेड स्क्वायर सॉरी 2 जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 एम बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन। जरा यहाँ देखिए 1/8 एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो क्या हम इसी चीज को ऐसे बोल सकते हैं क्या, ऐसे बोल सकते हैं क्या। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 इंटू माइनस से साथ में माइनस से 2 इंटू इसका वैल्यू किसके बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि धन आवेश और ऋण आवेश के बीच विद्युत आकर्षण बल, यानी कि बल की प्रकृति कौन सा है, आकर्षण बल, यानी कि धन आवेश और ऋण के आवेश के बीच एक आकर्षण बल लग रहा है। क्योंकि आकर्षण बल लग रहा है इसलिए माइनस का साइन आया है।
अगर आकर्षण बल नहीं रहता तो माइनस का साइन नहीं आता। ये बताता है यह दोनों क्या विपरीत प्रकृति के आवेश हैं और दोनों के बीच कौन सा बल लग रहा है, तो आकर्षण बल लग रहा है। जितना बल माइनस है इसका मतलब है कि यहाँ इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आने के लिए वापस अगर छुड़ाना है तो मुझे इतना ही प्लस आवेश देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो किसी भी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो घूमने के लिए जिस कक्षा में घूमता है उसके लिए त्रिज्या कितनी होगी, उसके लिए इक्वेशन ये मिला। जब वह उस कक्षा में घूमेगा तो उस कक्षा में किस वेग से घूमेगा इसके लिए इक्वेशन ये मुझे मिला। जब वह उस कक्षा में उस वेग से घूमेगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो उसके लिए अपने पास ये इक्वेशन आया। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी है तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी मुझे ये मिला, यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी मिला। उसके बाद यदि हम इस बात करें कि टोटल एनर्जी किसी परमाणु के अंदर कितनी होती है तो वो भी पता कर लेते हैं, चलिए देखिए कि टोटल कुल ऊर्जा परमाणु का कुल ऊर्जा कितना होगा, तो कुल ऊर्जा बराबर होता है कितना होगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। चलिए कुल ऊर्जा मतलब टोटल एनर्जी, गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। चलिए काइनेटिक एनर्जी अपने को कितना मिला, चलिए इसको काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी कितना है, -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो कितना होगा माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितना होगा माइनस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी इक्वल टू होगा माइनस काइनेटिक एनर्जी मुझे मिला है इतना, तो 1/8 mz² e⁴ का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक मुझे प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इससे आगे का जो भी कैलकुलेशन है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में करते हुए हम फिर ये भी चर्चा करने वाले हैं कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्या होता है, और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की चर्चा करते हुए हम लोग ये भी जानेंगे कि अलग अलग साइंटिस्टों के आधार पर अलग अलग जो सीरीज आया है उस सीरीज के बारे में भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो आज भर के लिए हम इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।